हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल। तो दोनों ही टर्म्स को, दोनों ही क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, एक कहानी सुनते हैं, एक कहानी जो भारत की आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन की है। बहुत साल पहले की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। रूल्स, लॉज सब ब्रिटिशर्स बनाते थे, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, जिसमें इंडियंस का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। और क्या था कि हमें हमारे ही देश में एक सेकेंडरी सिटीजन के ट्रीटमेंट मिलता था। यहाँ तक कि हमें वोट देने का अधिकार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। स्कूल्स, लॉ, जॉब्स, हर किसी पर सिर्फ उनका कंट्रोल था, और आम आदमी तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। लेकिन फिर क्या था, इंडियंस ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। कुछ बहुत ही साहसी लोग थे जो हमारे लिए खड़े हुए और आगे आए, जिनमें से कुछ थे जैसे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। और क्या था, इंडियंस भी जागे, आम जनता भी जागी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, मार्च किए, और फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन हम सबके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। और चुनौती क्या कि अब ये देश कैसे चलेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा सोचो कि एक बस मिल चुकी है, ये नहीं पता है कि उसको चलाएगा कौन, और जो रोड होगा वो कौन सा फॉलो किया जाएगा। तो बस ऐसा ही कुछ हम सबके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो चुकी थी, जहां पर ये देश की सरकार कैसे बनेगी, लोगों के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, वहीं पर हमारे देश में लोग बराबर कैसे होंगे, तो वो जो इक्वालिटी है वो कैसे आएगी। ये हमारे देश के सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो गई। एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जिसे बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें देश के हर एक कोने से लोगों को चुनकर लाया गया, जो किसी कास्ट, रीजन, रिलीजन या फिर किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इन सब ने 3 साल लिए, और 3 साल में बाहर निकल कर आया एक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी मीटिंग्स हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और इवन आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, लेकिन सबका एक कॉमन गोल था, और वो ये था एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सबके लिए बराबर हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और फाइनली वो दिन आया, वो था 26 नवंबर 1949, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आज़ादी की मेहनत का नतीजा है। एक ऐसा रिटन रूल बुक जिसमें हर कोई बराबर है, और हम एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिसने हमें ये बताया कि इंडिया हमेशा एक यूनाइटेड नेशन बनके खड़ा रहेगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है, और उनकी डिटेल्स जितनी रिक्वायर्ड है इस क्लास में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, एक सिचुएशन लेकर आती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके घर के बाहर ना काफी बिजी सा रोड है, और उस बिजी रोड में 4 रास्ते हैं, और एक चौराहा है, एक चौक है, ठीक है। अब ये सोचो कि वहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स ना हो, तो क्या होगा। मतलब वो दिन का समय जब बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर एकदम क्योस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो हमारा देश है, जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, अगर हमारे पास कोई रूल्स नहीं होंगे रहने के लिए, तो क्योस तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यही रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ताकि हमारा देश एक सही डायरेक्शन में और अच्छे से चल सके। इस पूरे चैप्टर को
हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम लेंगे स्कूल का एग्जाम्पल और स्कूल के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे हम अपनी कंट्री को, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर की। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की कहानी के साथ। तो 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली। वी गेन्ड लाइफ एंड फ्रीडम, जहां पर हमें अपने देश को अपने हिसाब से चलाने का फाइनली हक मिला। सो इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर टू द इंडियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री की पावर्स हमें ट्रांसफर कर दी। सो इंडियाज प्राइमरी टास्क पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हम एक फ्री नेशन बना सके, ताकि हमारे पास एक फ्री इंडिया हो। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बहुत सख्त जरूरत थी। तो ऐसा समझो कि अगर एक स्कूल है और एक स्कूल में कोई रूल बुक नहीं है तो क्या होगा, सोचो। तो स्कूल कब आना है, कब एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्या हर बच्चे को अलग क्वेश्चन होगा या किसी को बुक के साथ आंसर लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कईयों को खुद से लर्न करके आना पड़ेगा। तो एकदम ना एक क्योस हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही अगर किसी भी कंट्री के पास, चलो हम बिल्कुल ही अपनी कंट्री पे फोकस करेंगे कि अगर हमारी कंट्री के पास अगर एक रूल बुक नहीं होगी तो हमारी कंट्री में भी क्योस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा कि ट्रेन कितने बजे आनी चाहिए, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन का टाइम है 9 बजे, लेकिन 9 बजे वो ट्रेन नहीं आती है। वो आराम से ड्राइवर 9 बजे उठा, घर से 11 बजे निकला और 1 बजे उसने कहा चलो अब दिल्ली से मुंबई चलते। तो क्योस नहीं हो जाएगा हर जगह। तो एग्जैक्टली एक रूल होने की बहुत ज़्यादा, एक रूल बुक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है ऑफ द फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमें ये बताती है कि हाउ अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न्ड, कि एक कंट्री को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हर काम ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और कैसे ये कंट्री चलाई जाएगी। सो दीज रूल्स डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसी होगी, तो हमने पढ़ा है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो कैसे गवर्नमेंट्स होंगी, किस किस लेवल पर होंगी, उनकी पावर्स क्या होंगी और उनके फंक्शंस क्या होंगे। इवन मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी छोटी सी चीज ये बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ना, जहाँ हमें एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया जहाँ पर हमें राइट्स देता है, वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्यूटीज भी देता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पावर्स को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। अब जैसे पैसा हम टैक्स देते हैं, पैसा गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है, करेक्ट। तो ये जो पैसा है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट इसका कुछ भी कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट को अपनी पावर्स के साथ। वो इस पैसे को कहीं भी अपने लेजर के लिए उड़ा नहीं सकती हैं। उनको, उनके पास एक रूल बुक है कि हमें अपनी कंट्री के लिए ये काम करना है और वैसे ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। बात क्लियर हुई? सो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल आर ऑल्सो डिफाइंड इन दिस रूल बुक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमें अपने राइट्स काफी पहले मिल गए थे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज काफी लेट मिली थी। तो ये हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको हर चीज बताती जाऊंगी। तो अब अगर हम इसको स्कूल के साथ कंपेयर करें, तो एक ऐसा स्कूल जहां पर कोई रूल बुक ना हो, तो वहां पर स्कूल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, बच्चों की क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या बच्चों के राइट्स हैं। आपको ये बोल दिया जाए कि आज से आपको लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, तो इज दैट राइट? मतलब सही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे हमें अपने स्कूल में एक प्रॉपर रूल बुक चाहिए होती है, वैसे ही हर एक नेशन को एक रूल बुक की जरूरत होती है और हमारे नेशन के लिए वो रूल बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बताता है। तो अब ये सोचो कि अगर आपकी स्कूल की प्रिंसिपल आपके पास आए और वो आपको बोले कि हमें स्कूल के लिए एक रूल बुक बनानी है और एक ही क्लास से सारे बच्चे उठाकर ले जाए और वो रूल बुक बनाना शुरू कर दे, ठीक है। या फिर ये समझो कि सिर्फ टॉपर्स को उठा के ले जाए और एक रूल बुक बना दे, हर क्लास से सिर्फ टॉपर्स को ले गए, तो क्या वो सही होगा?
बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टॉपर्स की प्रॉब्लम टॉपर्स जानते हैं, वो बच्चे जो एवरेज हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जानते हैं, वो बच्चे जो थोड़ा स्लो लर्नर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अपनी हैं, वहीं पर जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स अपनी हैं, जो आर्ट्स में बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स अपनी हैं। तो जब एक स्कूल की रूल बुक बननी होती है तो वहां पर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हेड बॉय होगा, हेड गर्ल होगा, क्लास मॉनिटर्स होंगे, वहीं पर कुछ होंगे जो स्पोर्ट्स कैप्टन होंगे, कुछ होंगे जो आर्ट या ड्रामा या डांस के एरिया से होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने क्लास में ही काफी एवरेज या स्लो लर्नर्स हैं। करेक्ट। तो वैसे ही जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू हुआ तो अलग अलग एरिया से, देश के हर एक कोने से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए। कुछ किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ रिलीजन को, कुछ कास्ट को, कुछ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इन सब ने मिलकर एक टीम वर्क किया और फिर बनाया इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हेड रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो पहली जो मीटिंग रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग लोग आए पूरे देश से और मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, जिसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल लिए इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो अप्रोक्सीमेटली 3 है, बट एग्जैक्टली हैं 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution, and the constitution was passed on 26 November 1949 by the Constituent Assembly। अब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात क्लियर हो गई। वैसे ही ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल मेंबर्स थे, यहाँ पर फीमेल मेंबर्स भी थी, जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर और विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स रही हैं। वैसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने में, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से आपको क्या आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जा सकती हैं, और वो इंपॉर्टेंट डेट्स और वो इंपॉर्टेंट डेटा ये है। सबसे पहला कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 9 दिसंबर 1946 को हुई। टाइम कितना लगा, अप्रोक्सीमेटली 3 years, बट प्रिसाइजली 2 years, 11 months and 18 days। देन the constitution was passed on 26 November 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, पास भी हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये इफेक्ट में आया, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। समझ गए? तो ये वो दिन है जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था? नहीं, जिस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिपेंडेंस डे हम उस दिन को मनाते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त मतलब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिपब्लिक डे एंड द सिग्निफिकेंस। तो रिपब्लिक डे क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड दिस डे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो इंडिया की एक नई जर्नी यहाँ पर शुरू हुई, जहाँ पर हमारा देश सॉवरन था,
डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। सो डोंट वरी, हर एक टर्म को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ इस चैप्टर में। कुछ टर्म्स हैं जो प्रियम्बल में भी आएंगी, ये टर्म्स को का बेसिक मतलब क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो जो 3 टर्म्स यहाँ पर आई हैं उनको इन शॉर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सॉवरन, सॉवरन मतलब होता है कि जब कोई देश अपने फैसले खुद लेता है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, ठीक है। अब आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चे लंच में हेल्दी खाना नहीं ला रहे हैं, तो कोई बाहर वाला आके आपके स्कूल को कंट्रोल नहीं करने लग जाएगा। आपके स्कूल में खुद ही उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे और उस हिसाब से कोई नया रूल आएगा, कुछ नए रेगुलेशंस आएंगे और आपका स्कूल अपने लिए खुद डिसीजंस लेगा। कोई बाहर से आके आपके स्कूल के लिए डिसीजंस नहीं लेगा। वैसे ही हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें कहाँ ग्रोथ करनी है, कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये हमें आके कोई और देश नहीं बताएगा। ये डिसीजन हमारा देश खुद लेगा, ये फैसला हमारे देश का खुद होगा। तो मतलब एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता हो उसे हम बुलाते हैं एक सॉवरन नेशन। और हमारा देश अपने फैसले खुद लेता है, इसलिए हमारा देश एक सॉवरन नेशन है। देन डेमोक्रेटिक, एक ऐसा देश जहां पर लोगों की सरकार हो। तो आपको पता ही है 18 साल और उससे ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। तो वोट देने से क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, हम अपना एक वोट दे रहे हैं और वो वोट से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। तो अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं ए और बी, ए को 10 वोट्स मिले और बी को 8 वोट्स मिले, तो हमारी सर्वसहमति से मतलब जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो अब हमारा लीडर बनेगा। तो ये भी चीज हमारे देश के लोग खुद करते हैं। कोई बाहर से, चाइना से, यूएसए से, जापान से, किसी यूरोपियन कंट्री से आके वोट नहीं देता है। हमारे देशवासी खुद वोट करते हैं और अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो इसे बोला जाता है लोगों की सरकार। तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। तीसरा रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जहां पर रूलर्स नहीं होते हैं, कि कोई हमारे देश को रूल नहीं कर रहा है, हम सिर्फ लीडर्स इलेक्ट करते हैं। वो लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल के हमारे देश को चलाएंगे, हमारे देश के लिए फैसले लेंगे और हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप समझ गए तीनों का मतलब, बेसिक समझ गए। अभी आगे हम इन टर्म्स को फिर से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अब शुरू करते हैं प्रीएम्बल के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया, एक ऐसी रूल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा ये है कि हमारे देश में क्या होगा, लोगों की राइट्स, लोगों की ड्यूटीज क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं और कैसे हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो फिर प्रीएम्बल में क्या लिखा है? तो ऐसा सोचो कि आपके स्कूल की मैगजीन है, हर साल बनती है। उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि ये मैगजीन जो बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है, इसके पीछे की सोच, इसको बनाने का विजन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। करेक्ट। तो वैसे ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत लंबा एक बुक है, एक बहुत बड़ी बुक है। करेक्ट। अब जैसे एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई लेकिन आपको जान के हैरानी जरूर होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? तो अब इतना जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पीछे का सोच क्या है, इसका विजन क्या है, वो है हमारा प्रीएम्बल। बात समझ आई? सो बेसिकली प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विजन क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं। वो लोग जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका विजन क्या रहा, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी,
फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। देन इसका सोर्स क्या है, इसका नेचर क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इसको बनाने वाले लोगों का विजन, उनका पर्पस, उनके वैल्यूज, उनके गोल्स के बारे में बताता है। और जैसे स्कूल की रूल बुक होती है ना, जिसके स्टार्ट में लिखा होता है कि जो रूल्स अंदर बनाए गए हैं वो बनाने के पीछे एक सोच है, एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि हमारे स्कूल में बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, हर एक प्रोसेस जो है सिलेक्शन का या फिर एग्जामिनेशन का सब कुछ फेयर हो, वैसे ही हमारा प्रियम्बल है। बात समझे? तो अब इसमें सबसे पहली चीज आती है कि प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल को जितना आप याद रख पाओ उतना रखना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो जरूर पूरा लर्न कर लेना। सो आवर प्रियम्बल सेज वी द पीपल ऑफ द इंडिया एंड दिस इज व्हाट इज द सोर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वी द पीपल ऑफ India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and a republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, justice, social, कौन सा justice? Social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of the opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. It is our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो मतलब किसी बाहर वाले ने आके ये हम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थोपा है, ये हमारे ही देशवासियों ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। बात समझे? तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज थी जो पहले से थी, जैसे सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पहले से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये पहले से हमारे देश के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ये पहले से ही हमारे पास ये वैल्यूज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सारी वैल्यूज बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बाद में हमारे प्रियम्बल में ऐड की गई है। ठीक है, इवन इंटीग्रिटी को भी बाद में ही ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो है हमारा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का सोर्स क्या है? तो सोर्स वी स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स क्या है? सोर्स हम लोग खुद हैं। implies the people of India are true source of the constitution, कि हम लोग खुद ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। गवर्नमेंट की पावर्स भी हम लोगों से ही आती है। अगर हम किसी को वोट नहीं देंगे, अगर वो इंसान मेजॉरिटी में नहीं आएगा तो वो पावर में नहीं आएगा और वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। तो सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी भी हमसे ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द विशेस ऑफ द पीपल नॉट इम्पोज्ड बाय एनी पावर। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो विशेस हैं, ये जो नीड्स हैं लोगों की, वो हमसे हैं, वो किसी बाहर वाले ने आके हम पे थोपी नहीं है, किसी फॉरेन पावर का इसमें कोई हाथ नहीं है। सो दिस इज व्हाट आवर प्रियम्बल tells us. Now we will be coming on to the nature of the state, जहां पर हम वही values sovereign, democratic, republic, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो नेचर ऑफ स्टेट, तो जो हमने टर्म्स पढ़ी सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन पांचों ही टर्म्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक टर्म्स पहले से ही इंक्लूड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और वही हमारे इंट्रोडक्टरी प्रियम्बल में भी थी। तो सॉवरेन का क्या मतलब होता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। मतलब ये कि हमारा देश अपने फैसले खुद लेता है, कोई बाहर से आके हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई बाहर से आके हमारे देश के लिए फैसले नहीं ले सकता। जैसे कि एक स्कूल के लिए फैसले स्कूल की मैनेजमेंट लेती है, किसी और स्कूल की मैनेजमेंट नहीं ले सकती, वैसे ही इंडिया में भी है। सो इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन विच इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल। तो हमारा देश एक इंडिपेंडेंट है और फॉरेन कंट्रोल से एकदम फ्री है। सो नो आउटसाइड पावर कैन इंटरफेयर इन इंडियाज
इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जैसे कि एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो एक टाइम ऐसा आया था जब देश जो थे, जब वोटिंग हो रही थी और देश, जो अलग अलग देश थे, उन्हें कहा गया था किसी एक नेशन के लिए वोट करने को, रशिया या यूक्रेन के लिए। लेकिन उस समय पर इंडिया ने किसी के लिए वोट नहीं किया। इंडिया ने ना यूक्रेन के लिए किया ना रशिया के लिए किया। वो रशिया का अच्छा दोस्त है और यूक्रेन से भी अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा और किसी के लिए वोट नहीं किया। तो ऑल दो बाकी लोग, कोई रशिया के लिए वोट कर रहा था, कोई यूक्रेन के लिए वोट कर रहा था, लेकिन हमारे देश ने अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट और अपने देश के लिए जो अच्छा है उसके हिसाब से अपना स्टैंड रखा। बात क्लियर हुई? तो हमारे देश के फैसले, चाहे देश के अंदर के फैसले हो, चाहे बाहर की एक्सटर्नल पॉलिसीज हो, वो कोई और आके हमारे लिए डिसाइड नहीं करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सोशलिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर दो ऐसी टर्म्स हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस की गई हैं। सो सोशलिस्ट वाज एडेड टू प्रीएम्बल इन 1976 इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट मतलब, अब देखो, एक ऐसा स्कूल, ठीक है, अब पहले क्या था कि पहले कंप्यूटर को, मतलब बहुत टाइम पहले कंप्यूटर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एज अ सब्जेक्ट, राइट। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 1 से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इवन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसे भी एज अ सब्जेक्ट या फिर थोड़ा सा उसे करिकुलम में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी स्कूल में, तो आज भी वही पढ़ाई जाएंगी। तो विद टाइम स्कूल जो है वो खुद को चेंज करता है, जो हमारा करिकुलम है वो खुद को चेंज करते हैं, करेक्ट। अब पहले अगर मान लो आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छे फुटबॉलर्स थे, है ना, तो आपके स्कूल में एक फुटबॉल टीम थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग आए जो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे, तो आपके स्कूल में एक बैडमिंटन टीम भी हो गई। अब आपका स्कूल इंटर स्टेट बैडमिंटन के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाता है, करेक्ट। तो जैसे जैसे हमारे आसपास चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हम अपने में चेंजेस लाते हैं। तो वैसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था, जो 1950 में लागू हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें बहुत बार चेंजेस आ चुके हैं। तो ऑल दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो समय के साथ बदल रहा है, जो खुद को टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। अब वही है अमेंडमेंट एक्ट। तो विद टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा देश प्रोग्रेस करता गया, जैसे जैसे हमारे देश में तरक्की होती गई, जैसे जैसे हमारे आसपास चेंजेस आते गए, वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होते गए। तो वैसे ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, उस समय हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में वर्ड सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया। सोशलिस्ट का मतलब कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। अब कोई कैसा भी हो, मतलब चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, पढ़ने का, जॉब्स करने का, पैसा कमाने का। सो इट प्रमोट्स द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट इज द एम? एम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो वो जो एक सेट ऑफ अमीर लोग हैं और वो जो सेट ऑफ गरीब लोग हैं, उनके बीच में ना ये जो एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है अमीरों और गरीबों के बीच में, इसको खत्म करना है। यहाँ पर लोगों के पास इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये भी हमारे देश बहुत अच्छे से कोशिश करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ बताता है कि हमें इस गैप को खत्म करना है, कम करना है।
ओके, नेक्स्ट इज सेक्युलर। तो जैसे सोशलिस्ट 1976 में ऐड हुआ था, वैसे ही सेक्युलर टर्म जो है वो भी 1976 में ही ऐड हुई थी। अब सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि जो भी हमारे रिलीजन्स हैं, ठीक है, सारे ही रिलीजन्स इक्वल हैं। तो अब हमारा एक ऐसा देश है ना जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं। तो बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ सामने आई, वैसे वैसे हमारे देश ने एक नई चीज़ अडॉप्ट कर ली, जिसे हमने बुलाया सेकुलरिज्म। सो द स्टेट, अ सेकुलर स्टेट, जैसे हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, तो हमारे स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश एक सेकुलर नेशन है, एक सेकुलर स्टेट है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुस्लिम्स रहेंगे, सिख रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, जैन्स रहेंगे या बुद्धिस्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है। सब रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। देन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजियस ग्राउंड्स में। डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किसी एक रिलीजन को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं, किसी रिलीजन के फेवर में लिए जा रहे हैं या फिर किसी रिलीजन के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। ये फैसले लोगों की भलाई के लिए लिए जा रहे हैं। ये फैसले लोगों को की डेवलपमेंट के लिए, देश की ग्रोथ के लिए लिए जा रहे हैं। जैसे एक समय पहले आया था जहां पर गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। कुछ ही साल पहले की ये बात है। तो ट्रिपल तलाक को बैन करने का मकसद ये नहीं था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए। वहां पर जो विमेन थी, जो मुस्लिम विमेन थी, बेसिकली उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। मतलब उनके जो राइट्स और फ्रीडम थी ना, वो हर्ट हो रहे थे। इसलिए ये फैसला किया गया कि ट्रिपल तलाक को हम अपने देश में खत्म कर देंगे। तो ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट या सिर्फ मुस्लिम विमेन के लिए फैसला नहीं था, ये विमेन के लिए फैसला था। मतलब इस देश की औरतों के लिए लिया गया एक फैसला था। Then it ensures the freedom to profess, practice and propagate one's religion. अब मैं चाहूँ तो मैं हिंदुइज्म प्रमोट कर सकती हूँ, मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ। मैं चाहूँ मैं सिखिज्म को प्रमोट कर सकती हूँ, उसको फॉलो कर सकती हूँ। मैं किसी भी रिलीजन को प्रमोट और फॉलो कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है। मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता कि ये रिलीजन फॉलो करो और ये नहीं करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउ डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब जहां पर लोग वोट देते हैं और उसी से गवर्नमेंट बनती है। सो इट इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब याद करो अमेरिकन सिविल वॉर, नहीं अगली क्लास में पढ़ोगे, छोड़ो याद मत करो। अगली क्लास में ये याद करना कि हमने गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब आप अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ोगे, जो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। सो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। सो यहाँ पर लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को चलाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पीपल्स गवर्नमेंट होती है। सो दिस इज व्हाट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज। नाउ कमिंग ऑन टू रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मतलब कि यहाँ पर ना कोई रूलर नहीं है, देयर इज नो रूलर बट देयर आर इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कल उन्हीं का सक्सेसर आके गद्दी संभालेगा, ऐसा नहीं होगा। जब मोदी जी गवर्नमेंट छोड़ेंगे या फिर जब उनका टर्म पूरा होगा, तो उनका टर्म पूरा होने पर फिर से इलेक्शन होंगे, राइट। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी एक खानदान की कोई विरासत नहीं है। वो गद्दी लोगों की विरासत है। तो लोग जिसे चुनेंगे वही उस गद्दी पे बैठेगा और वही हमारे बिहाफ पे हमारी कंट्री के लिए रूल्स बनाएगा और हमारी कंट्री को गवर्न करेगा। बात क्लियर हुई। सो रिपब्लिक हैज
हैज अ हेड ऑफ स्टेट हु इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। तो किंग का बेटा ही अगला रूलर बनेगा, ऐसा अब नहीं होता है। वो राजा और उसका बेटा ही आगे राजा बनता जाएगा, ये चीज अब हमारी कंट्री में नहीं है। इंडियाज head of state is president and president is elected for 5 terms and the post is non hereditary। तो हमारा जो head of state होता है वो होता है president, और president को कौन इलेक्ट करता है? कुछ लोग जो जिन्हें हमने इलेक्ट किया है वही लोग president को इलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के बाद अब उनका ही कोई फैमिली मेंबर आके या से उनका ही बेटा या बेटी अब उस गद्दी को संभालेंगे, ऐसा नहीं होगा। राइट नाउ कमिंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिकॉल करो, प्रियम्बल, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, याद आए, इंटेग्रिटी। तो बस यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस की। सो जस्टिस दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। तो लॉ के सामने हर एक, चाहे वो अमीर है, गरीब है, विमेन है, मैन है या फिर कोई भी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, वो लॉ के सामने बराबर हैं। सो जस्टिस शैल नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उसके रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, स्टेटस और रिलीजन क्या है। सो जस्टिस गिव्स अस फेयरनेस in front of the laws, in the eyes of the laws. Then liberty, liberty का मतलब होता है आज़ादी अपनी सोच की। तो liberty मतलब हमारी सोच को एक आज़ादी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब जैसे अगर स्कूल है, स्कूल में अगर ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है तो उसमें आप आज़ाद हो, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो आप लिख सकते हो, आप अपने फेस्टिवल्स मना सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई ड्राइंग बना सकते हो। Correct? So there is liberty. So every Indian citizen must enjoy this fundamental right, which is liberty. So freedom to think, express freely. तो हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं और freely खुद को express कर सकते हैं, and also to follow any religion of choice. तो ये सब हम free हैं। तो ये चीज हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देन इक्वालिटी, सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसका मतलब है कि सब बराबर है, किसी भी बेसिस पर, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, किसी भी बेसिस पर कोई इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। जैसे अगर स्कूल है तो स्कूल में आप चाहे आपके पापा चाहे से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, चाहे आपके पापा कहीं के डीसी हैं, चाहे आपके पापा उस स्कूल के टीचर हैं या स्कूल प्रिंसिपल हैं, चाहे आपकी मम्मी उस स्कूल में पढ़ाती हैं या आपकी मम्मी से कैबिनेट मिनिस्टर है, आप सब उस स्कूल में एक बराबर हो। सब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो, इस चीज़ से, आपके मम्मी पापा के पास कितने पैसे हैं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। नाउ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा और एकता, एंड आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फ्रेटर्निटी ना ब्रदरहुड और वननेस, मतलब कि यूनिटी को और यूनिटी हार्मनी को प्रमोट करती है। और जब एक देश में यूनिटी होगी, जब हार्मनी होगी, जब भाईचारा होगा, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, तो उस देश की प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। सो इट एम्स टू रिमूव सोशल बैरियर्स। तो जितने भी सोशल बैरियर्स हैं, जैसे अनटचेबिलिटी हुआ करता था, कम्युनलिज्म है, तो इन सब को हटाने का कंटिन्यूअसली एक एफर्ट चला रहता है, ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को इंडियन समझें। ना कि कल को मैं बोलूं कि मैं तमिलियन हूँ या मैं कश्मीरी हूँ या मैं से नॉर्थ ईस्ट का हूँ, नहीं, मैं एक इंडियन हूँ और हम सब एक हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ इट एनकरेजेस स्पिरिट ऑफ वन पीपल, कि हम एक देश के नागरिक हैं। हार्मनी एंड यूनिटी एंड ऑल्सो प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो अगर फ्रेटर्निटी होगी, अगर हमें भाईचारा होगा, हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो हमारी कंट्री ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेस करेगी। और ये जो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये भी तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब हम एक देश में रहते हुए एक
की तरह रहेंगे। जैसे कई लोग होते हैं जो दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो जब आपको पता होगा कि भाई देश हमारा है, हमें यहाँ पर रहना है और हमें ग्रो करना है, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना और हमें दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना है, तो उससे हमारी कंट्री की यूनिटी अच्छी होगी। 4 बार कोशिश करेंगे लोग, 5 बार कोशिश करेंगे, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि नहीं, ये अपने खुद को एक इंडियन मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बाद की बातें हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से, अच्छे से और भाईचारे में रहें। So this was all from our today's session. I hope आपको the constitution and the preamble आपको समझ आया है। constitution क्या होता है, preamble क्या होता है, उनके objectives क्या हैं। अगर कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, please ask it on ask question section or you can book your class with Learner Hub. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know Learner Hub मतलब free है पर best है।